एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत स्वागत। और अब हम हमारी क्लास की शुरुआत करने वाले हैं। आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि आज का जो टॉपिक है ये बड़ा यूनिक टॉपिक है। 16 महाजनपद तो आमतौर पर बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन 16 महाजनपद के साथ में जो भारत का दूसरा नगरीकरण जुड़ा हुआ है उस पर बहुत ज्यादा बातें नहीं होती। तो ये क्या है और इसको कैसे समझना है हम लोग देखेंगे अभी। चलिए शुरू करें। एक बार कमेंट करके बता दो सब लोग रेडी, ताकि आपका पूरा ध्यान अब स्क्रीन पर रहना चाहिए। जो भी कमेंट में चल रहा है वो सारी बात को ध्यान नहीं देना है। मैं जो कह रहा हूं उसको लास्ट तक बस सुनते रहिए और समझते रहिए, ठीक है। शुरुआत कर रहे हैं। तो आप सबको पता है कि जब भारत में उत्तर वैदिक काल खत्म हुआ, वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चलती है, हम जानते हैं। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता से पहले भारत में हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता आप पढ़ते हैं, जो एक नगरीय सभ्यता थी, विकसित सभ्यता थी, और वो भारत का पहला नगरीकरण था। फिर आता है वैदिक काल। वैदिक काल लगभग 900 साल तक चला। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में 900 वर्षों तक चला और दो भागों में बटा हुआ है, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। हालांकि दोनों ही काल ग्रामीण सभ्यता से जुड़े हुए। इस समय भारत में ग्रामीण सभ्यता आपको दिखाई देगी। लेकिन उत्तर वैदिक काल के खत्म होते होते जब भारत में एक क्रांति आई, जानते हैं उस क्रांति का नाम? उस क्रांति का नाम है लोह क्रांति, आयरन एज या लोह युग के नाम से भी इसको जानते हैं। लोहे का उपयोग होने लगा, लोहे का आविष्कार हो गया, और इससे और इसके साथ साथ कई और कारणों की वजह से कई सारे उस काल में 600 ईसा पूर्व के आसपास उत्तर भारत में, मुख्य रूप से उत्तर मध्य भारत में कई सारे छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, और इन राज्यों को हम महाजनपद के नाम से जानते हैं। इस प्रकार के 16 महाजनपदों के बारे में आपने पढ़ा होगा। इनकी अलग की सबकी अपनी अपनी राजधानियां थी, इनकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं हुआ करती थी। कई सारे ग्रंथ जैसे बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय, महावस्तु, ठीक है, भगवती सूत्र, जैन ग्रंथ हो गया। इन ग्रंथों में आपको इन 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है कि ऐसे 16 महाजनपद भारत में उस समय हुआ करते थे। इन्हीं 16 महाजनपदों के बारे में और दूसरे नगरीकरण के बारे में आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो आप चित्र देख रहे हो ना, मेरे पीछे जो मैप है, ये मैप भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के काल का है, जहां आप भारत में 16 महाजनपद देख सकते हैं। देखो आप यहां से अंग, सबसे पहले अंग पड़ता है, पूर्व से शुरू करें तो अंग से लेकर तो इस प्रकार के यहां तक आप आ जाएंगे तो गांधार, कंबोज तक कुल मिला के 16 महाजनपद है। इसमें से केवल एक अश्मक नाम का जो महाजनपद था, ये आपको दक्षिण में मिलेगा, गोदावरी नदी के किनारे पर, ठीक है। बाकी सारे महाजनपद ऊपर की सतपुड़ा के ऊपर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो ये शुरुआत कहां से हुई? आर्य जब भारत में आए हैं और भारत में धीरे धीरे उन्होंने विस्तार करना शुरू किया, तो फिर जनपद, आपको पता है आर्य 5 जनों में बटे थे, जिन्हें पंचजन कहते थे। ये कबीले हुआ करते थे आर्यों के, छोटे छोटे, जिनका एक सरदार हुआ करता था। वैदिक काल में हम ये पढ़ते हैं। यही जन आगे जाके थोड़े से बड़े तो जनपद कहलाए, और आपस में मिलते गए तो ये महाजनपद कहलाए। तो आर्यों के आपस में मिलने से, विलय होने से जनपदों का विस्तार होता चला गया, और इन जनपदों से क्या बन गया? महाजनपद बन गया। अब समझ रहे मेरी बात? महाजनपद कई सारे जनपदों को मिलकर बना, और इस तरह से महाजनपदों ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अपने राज्य का विस्तार किया। और यही कारण है भारत के राजनीतिक इतिहास की शुरुआत। क्या आप जानते हो भारत के राजनीतिक इतिहास की शुरुआत इसी काल से हुई है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही भारत के राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ माना जाता है। इसके पहले हड़प्पा सभ्यता, वो तो पतन हो गया, नष्ट हो गई। वैदिक सभ्यता थी, पर वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, कबीलों में बटा हुआ समाज था, कोई सुव्यवस्थित प्रशासन व्यवस्था कुछ भी नहीं थी। भारत में कोई बड़े बड़े राज्य या कोई राजा नहीं हुआ करते थे। तो भारत का राजनीतिक इतिहास यहीं से शुरू होता है। यहां से आगे बढ़ोगे तो मगध साम्राज्य आएगा, और आगे बढ़ोगे तो मौर्य साम्राज्य आएगा, और आगे बढ़ोगे तो धीरे धीरे भारत में आपको कई सारे राजा, महाराजा, राजवंश, ये सब दिखता जाएगा।
तो शुरुआत भारत के राजनीतिक इतिहास की इसी काल से मानी जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन महाजनपदों की संख्या 16 मानी गई है। कुल मिला के उस काल में ऐसे कितने महाजनपद थे? उस काल में ऐसे 16 महाजनपद थे। इनका उल्लेख कई जगह मिल जाएगा, जैसे बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, है ना, त्रिपिटक में से एक पिटक है सुत्त पिटक, उसके अंतर्गत 5 निकाय हैं, उन्हीं में से एक अंगुत्तर निकाय नाम का ग्रंथ है। फिर महावस्तु और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, इनमें आपको इसका उल्लेख मिल जाएगा। इसमें 16 महाजनपदों में सारे के सारे उतने शक्तिशाली नहीं थे। मुख्य रूप से मगध, कौशल, वत्स, अवंती, ये कुछ महाजनपद थे जो ज्यादा शक्तिशाली थे। 4 महाजनपद, बाकी सारे महाजनपदों में उतनी ताकत नहीं थी। लेकिन आगे जाके इन सारे महाजनपदों पर एक साम्राज्य आया, मगध। एक एक करके मगध ने इन सारे महाजनपदों को अपने अंदर मिला लिया और एक विशाल साम्राज्य आपको भारत में दिखाई देता है, मगध साम्राज्य। हर्यक वंश आएगा, बिंबिसार आएगा, अजातशत्रु आएगा, उदयन आएगा, और उसके बाद शिशुनाग आएगा, कालाशोक आएगा, उसके बाद में महापद्मनंद आएगा, घनानंद आएगा, ये मगध राजवंश। फिर मौर्य उसके बाद में आते हैं। तो सबसे पहले एक बार आपको थोड़ा सा परिचय करा दें महाजनपदों से। काफी सारे बच्चे तो आप में से मास्टर हैं, कई बार पढ़ चुके हैं, कोई बहुत नई बात नहीं है आपके लिए ये सारी चीजें। फिर भी एक बार मैं आपको नाम बता दूं, इनके नाम और इनकी राजधानियां। यहां आप देखो इन महाजनपदों के नाम है, इधर इनकी राजधानी है और यहाँ इनके लोकेशन है। लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए भाई, एग्जाम में यूपीएससी में क्वेश्चन जो है ना वो कई बार मैपिंग में भी आ जाते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत मैप में भी चीजों को देखने की आदत होनी चाहिए। कि सबसे पहला जनपद, जैसे यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ काशी। काशी तो आप सबको पता है, आज भी बनारस को हम लोग जानते हैं अच्छे से। काशी विश्वनाथ, वहां एक ज्योतिर्लिंग भी है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो लोकेशन के लिए ज्यादा परेशानी नहीं होगी। ये रहा आपका काशी, काशी की राजधानी वाराणसी, ठीक है। कौशल, दूसरा महाजनपद कौशल, इसकी राजधानी है श्रावस्ती, अयोध्या भी कहते हैं, फैजाबाद के आसपास। ये रहा, उसके जस्ट ऊपर आपको कौशल मिल जाएगा, ये भी यूपी में है। फिर उसके ऊपर आपको नीचे मिलेगा अंग। कर्ण, जो महाभारत में आप लोग सुनते हैं, बहुत बड़ा योद्धा था और सूत पुत्र के नाम से भी जाना जाता है, हालांकि था वो सूर्य पुत्र, कुंती और सूर्य का पुत्र कर्ण, अंगराज कर्ण। तो अंग जो है ना एक महाजनपद था जिसकी राजधानी चंपा, भागलपुर और मुंगेर में आपको मिलेगी। ये देखो यहाँ पर अंग महाजनपद है, ठीक है, अंग। और उसके बाद में नीचे मगध, मगध की राजधानी थी राजगृह, जिसे गिरिब्रज भी कहते हैं। बाद में पाटलिपुत्र इन्होंने शिफ्ट की थी, तो यहाँ आपको दक्षिण बिहार में मगध मिल जाएगा। फिर आप देखो मगध के नीचे आपको मिलेगा वज्जी, इसकी राजधानी वैशाली, उत्तरी बिहार, तो वही ऊपर वज्जी मिल जाएगा। फिर आएगा मल्ल, मल्ल की राजधानी कुशीनगर और पावा, ये रहा मल्ल आपका। चेदी, ये मध्य प्रदेश में स्थित है और इसकी राजधानी जो है शुक्तिमती थी, ये वर्तमान का बुंदेलखंड है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का हिस्सा इसमें आता है। तो चेदी, चेदी के बाद में वत्स, वत्स वहीं ऊपर आपको मिलेगा, इसकी राजधानी है कौशाम्बी, प्रयागराज के आसपास का इलाका। पांचाल, पांचाल यहाँ आपको मिल जाएगा ऊपर। अहिच्छत्र और काम्पिल्य, 2 राजधानी इसकी है, ये भी यूपी में ही मिलेगा आपको। फिर नीचे मत्स्य, विराटनगर इसकी राजधानी है, ये आपको इधर मिल जाएगा राजस्थान में, वर्तमान में अलवर, भरतपुर के इलाका। शूरसेन, उसी के पास में मथुरा, यूपी का इलाका, ब्रज वाला इलाका, ये शूरसेन हो गया। अश्मक, ये एकमात्र महाजनपद है जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के नीचे है, दक्षिण भारत में माना जाता है और गोदावरी नदी के किनारे है, समझ रहे हो। इसका नाम है अश्मक, इसकी राजधानी है प्रतिष्ठान या पोतना भी कहते हैं। अवंती, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। उज्जैन मेरा होम टाउन, आप सबको पता है। 2 राजधानी थी, एक तो उज्जैन, उज्जैनी, अवंती का उज्जैन, और दूसरी महिष्मती, मतलब महेश्वर, वर्तमान का महेश्वर जो है, ये अवंती एक महाजनपद था। चंडप्रद्योत नाम का एक काफी फेमस शासक आपको यहाँ मिलेगा और ये काफी शक्तिशाली जो है महाजनपद हुआ करता था। अवंती के बाद में गांधार, आप यहाँ देख सकते हो, गांधार उत्तर पश्चिमी भारत में, और तक्षशिला इसकी राजधानी थी, ये वर्तमान में भारत से बाहर है। महाभारत में आप गांधारी के बारे में सुनते हो, दुर्योधन की माता थी, धृतराष्ट्र की पत्नी थी,
वो इसी राज्य से थी। गांधार, नरेश या शकुनी वो इसी से जुड़े हुए हैं। और फिर है कंबोज, उसी के पास में आपको कंबोज मिल जाएगा, ठीक है। उसकी राजधानी राजपुर या हाटक। और फिर यहाँ कुरु, जो वर्तमान में मेरठ और दिल्ली के आसपास का इलाका है, ये आपको कुरु में मिल जाएगा। तो इस तरह से ये हो गए हमारे 16 महाजनपद। और इन 16 महाजनपदों की राजधानियां, तो आपसे राजधानी भी पूछेगा, आपसे इनका वर्तमान इलाका पूछ सकता है, और आपसे इनकी लोकेशन, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। ये तो हो गए 16 महाजनपद। पर जो मेन क्वेश्चन था, जो मेन टॉपिक हमको समझना है, इस काल में भारत में दूसरी बार नगरीकरण हुआ। आप सब लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं ना। हड़प्पा सभ्यता, जैसे सिंधु सरस्वती सभ्यता अभी जो है वर्तमान में कर दिया गया सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता का काल आज से अगर आप देखो तो 4500 साल पहले था। लगभग 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व के आसपास वो मैच्योर अवस्था में थी। ये भारत में एक नगरीकरण का काल था, विकसित सभ्यता का काल था। तो ये भारत का पहला नगरीकरण था। परंतु हड़प्पा सभ्यता का तो पतन हो गया, हम सब जानते हैं। आज तक इतिहासकारों में इस बात को लेकर मतभेद है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन क्यों हुआ, है ना। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण हम नहीं जान पा रहे। तो हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ, तो इस तरीके से वो नगरीकरण भी खत्म हो गया। फिर भारत में एक ग्रामीण सभ्यता आई, जिसको हम लोग वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में जो नगरीकरण हुआ, वो पहला नहीं दूसरा नगरीकरण है। आप समझ रहे मेरी बात? वो पहला नहीं दूसरा नगरीकरण है, क्योंकि पहला नगरीकरण हड़प्पा में हम लोग देख चुके हैं। तो पहला नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता के दौरान हुआ था और दूसरा नगरीकरण इस काल में हुआ। बौद्ध साहित्य में बुद्ध के, अभी देखो ये वो समय है जब महात्मा बुद्ध और महावीर जो है वो अपना अपना जो भी उपदेश है, जो भी दर्शन है, उससे लोगों को लाभान्वित कर रहे थे। इसी समय बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। इसी समय जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी आते हैं। आप सब जानते हैं ना, बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में माना जाता है महात्मा बुद्ध का जन्म। तो ये वही काल था, तो ये बुद्ध काल था, है ना। और उसमें आपको 6 महानगर और अन्य कई नगरों की चर्चा इसमें मिलेगी। चंपा जो अंग की राजधानी है, राजगिर मगध की राजधानी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, साकेत, काशी, कौशल, ऐसे कुल मिला के आपको 6 महानगरों की चर्चा की। सोचने वाली बात है, ये नगर नहीं है, ये तो महानगर है। जैसे वर्तमान में भारत में नगर तो कई हैं, लेकिन कुछ महानगर है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, ये क्या है? ये महानगर है। तो नगर तो थे ही, पर कुछ महानगर भी थे। मतलब इस काल में कुछ नगर जो है वो थोड़े से और आगे बढ़ गए और वो महानगरों की कैटेगरी में चले गए, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में हुए परिवर्तनों ने आरंभिक आर्यों के कबीलाई ढांचे को कमजोर कर दिया। अब उत्तर वैदिक काल में जो परिवर्तन हुए, उससे आर्यों का जो कबीलाई ढांचा था, जिस पर वो पूरा टिका हुआ था, वो कमजोर हो गया। कई परिवर्तन जिस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे, और यही कारण रहे दूसरी बार भारत में नगरों के उदय के। इससे क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ और लौह तकनीक के ज्ञान से खेती की काया पलट हो गई। दरअसल पहले खेती जो होती थी ना, तब लोहे के हथियार नहीं थे। अब आप सोचो कि हल, लकड़ी का बना हुआ हल हो गया या किसी और चीज का बना हुआ हल हो गया, वो लोहे जितना मजबूत थोड़ी होता है। लोहे से आप जितनी गहराई तक जुताई कर सकते हो, खोद सकते हो, उतना काम तो कोई दूसरी धातु नहीं कर सकती, है ना। बड़े बड़े घने घने जंगल हैं, आप उन पेड़ों को नहीं काट सकते। आपने देखा होगा ना कि जब पेड़ों को काटा जाता है, लकड़ी को, तो उसके लिए लोहे की जो है कुल्हाड़ी का यूज किया जाता है। और अगर ये चीज ना हो तो आप पेड़ों को कैसे काटोगे? और पेड़ नहीं काटोगे तो फिर वहां पर खेती कैसे करोगे? जब लोहे का आविष्कार हुआ ना, तो बहुत सारा इलाका जंगल का साफ कर दिया और वहां सपाट जमीन पर खेती की गई, तो उत्पादन बढ़ गया। तो ये वही समय था जब खेती की भी काया पलट हुई और उत्पादन खूब ज्यादा होने लगा। इसी समय आप देखोगे आंतरिक व्यापार भी बढ़ा और बाह्य व्यापार भी बढ़ा, और धीरे धीरे शहरी अर्थव्यवस्था भारत में आने लगी। तो हमें समझना है, अब जरा ध्यान से समझना, भारत में ये जो दूसरा नगरीकरण हुआ, दूसरे नगरीकरण के उदय के कारण क्या रहे?
आखिर वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इस काल में भारत में दूसरी बार नगरीकरण हुआ? समझो, पहला कारण है लोहे का कृषि में व्यवहार, मतलब लोहे का उपयोग होना खेती में। वैदिक काल के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, ठीक है, ऋग्वैदिक काल के तो बिल्कुल भी नहीं, उत्तर वैदिक काल में भी आखिरी में। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को भी लोहे का ज्ञान नहीं था, कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो लोहे का ज्ञान जब हुआ तो पहली बात बहुत बड़े परिवर्तन समाज में हुए, अर्थव्यवस्था में हुए, लोहे का खेती में उपयोग होने लगा और इस चीज ने आर्यों की अर्थव्यवस्था को क्रांतिकारी रूप से प्रभावित किया। जो मैंने आपसे कहा ना, पहले क्या था, पहले जो जमीन उपलब्ध थी उसी पर खेती होती थी, नई जमीन नहीं ले सकते आप। अब क्या हो गया, लोहे के आविष्कार से कई सारा हेक्टेयर जंगल काट दिया गया और उस जमीन पर खेती हुई, तो इससे काफी परिवर्तन हुआ, इससे कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ। अब लोहे के फाल से गहरी जुताई संभव हो सकी, है ना, और इससे क्या हुआ, अधिशेष कृषि की स्थिति बनी, मतलब उत्पादन ज्यादा होने लगा। अधिशेष का मतलब होता है सरप्लस, ध्यान से समझो इस बात, जितनी ज्यादा मांग थी, डिमांड थी, उससे ज्यादा उत्पादन होने लगा। तो अब किसान क्या करने लगा, किसान अपने परिवार का पूरा पेट भरने के बाद काफी सारा जो अनाज बचता था उसमें से एक हिस्सा वो सरकार को या राज्य को टैक्स दे सकता था, उसमें से एक हिस्सा वो बेच सकता था मार्केट में, और वही चीज आप देखो धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है। किसान मार्केट में अपना गेहूं बेचेगा या जो भी अनाज उसके पास है वो बेचेगा, उसको एक व्यापारी खरीदेगा, उस व्यापारी से फिर कोई दूसरा खरीदेगा, और इस तरह से सारे वो पूरा चक्र चलने लगता है। तो पहला कारण तो दूसरे नगरीकरण का जो सबसे बड़ा कारण था उस काल में, वो है लोहे का खेती में उपयोग करना, और इसी से नगरों के उदय का रास्ता साफ हुआ। समझ में आया आपको? तो ये पहला कारण था दूसरे नगरीकरण। दूसरा कारण, कई सारे शिल्पों का विकास और नए नए व्यावसायिक वर्ग का उदय हुआ। इस काल में कई सारे क्राफ्ट्स आए, मतलब पहले जो काम नहीं होते थे अब वो काम भी होने लगे, नए नए लोग व्यापारी के तौर पर सामने आने लगे, नए नए व्यावसायिक वर्ग सामने आने लगे। देखो, खेती में अधिशेष के कारण कई शिल्पों का उदय हुआ जो खेती पर आश्रित नहीं थे। पहले क्या था, पहले बहुत सारे लोग सिर्फ खेती पर निर्भर थे और खेती में ज्यादा उत्पादन नहीं था। अब खेती में ज्यादा उत्पादन होने लगा तो उससे जो कमाई होने लगी तो और लोग जो है पलने लगे। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, बहुत सिंपल सा है कि एक व्यक्ति है जिस व्यक्ति की सैलरी 10,000 रुपए प्रति माह है, और 10,000 रुपए प्रति माह में वो सिर्फ अपना घर चला सकता है, इतना जिससे उसका घर चल जाए, बच्चे पल जाए। अब उसके पास कुछ नहीं बचता, उसकी सैलरी हमने 10,000 से बढ़ा के 50,000 कर दी, 40,000 रुपए उसकी सैलरी बढ़ा दी। खर्चा कितना उसका? 10,000। अब कितना बच रहा है उसके पास? 40,000। उस 40,000 में वो बहुत सारी चीजें करेगा, बाहर अपने बच्चों को खाना खिलाने ले जाएगा, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएगा, तो रेस्टोरेंट वालों को जो है उससे आय होगी, नए नए कपड़े खरीदेगा, अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदेगा, जूते खरीदेगा, उससे आय होने लगेगी, उससे नई चीज बनेगी। एक नया गाड़ी ले लेगा, कोई भी वाहन ले लेगा, मकान ले लेगा ईएमआई पर, तो कितने सारे लोगों को उसने काम दिया। समझ में आया? तो जब आय बढ़ती है तो धीरे धीरे काफी सारी चीजें बढ़ने लगती हैं, काफी सारा जो है विस्तार होने लगता है। तो ऐसे ही खेती में अधिशेष के कारण कई सारे नए नए शिल्पियों का उदय हुआ। अब ईंट निर्माण, मृद भांड निर्माण मतलब बर्तनों का निर्माण, चर्म शोधन, कई सारे शिल्पों का, लेदर इंडस्ट्री जिसको आप कह सकते हो, ऐसे नए नए काम आ गए। अब लोग ये सारी चीजें करने लगे और बहुत सारे व्यवसायों के होने से नगर आने लगे। समझे आप लोग? तो ये एक नई चीज थी। इसी से देखो आप, धोबी, कपड़े धोने के लिए धोबी, बाल काटने के लिए नाई, कपड़े सिलने के लिए दर्जी, गंधिक जो इत्र वगैरह बेचे, आपको पता ना प्राचीन काल में जो लोग इत्र का व्यापार करते थे, इत्र में गंध होती है, और इस गंध का व्यापार करने वाले व्यक्ति को गंधिक कहा गया। और वे लोग जो गंधिक थे, जो लोग व्यापार करते थे इत्र का, इसी से गांधी सरनेम बना। ठीक है, गंधिक से गांधी सरनेम बनाए। महात्मा गांधी आप पढ़ते हो ना, तो ये सब गंधिक से निकले हुए हैं। इनके पूर्वज कभी जो है ना इत्र का व्यापार किया करते थे। अब भले वो कोई भी व्यापार करे, लेकिन इनके पूर्वज तो इत्र का व्यापार करते थे। ठीक है,
तो ऐसे नए नए व्यवसायी वर्ग का उदय हुआ। अब आप मुझे एक बात बताओ, जिस इंसान के पास खाने को भी पर्याप्त नहीं है, वो डिओड्रेंट कहाँ से लाएगा, वो परफ्यूम क्यों लाएगा? पहले तो पेट भरेगा ना अपना। पेट जब भरा हुआ होता है ना, तो फिर इंसान दूसरी चीजें कर सकता है। जब खेती में ज्यादा उत्पादन होने लगा तो नई नई चीजों की डिमांड आने लगी। एक सिंपल सा लॉजिक है, इकोनॉमिक्स में आप ये सारी चीजें पढ़ते हो, डिमांड एंड सप्लाई का सारा खेल है। तो जिन स्थानों पर इन वर्गों का बसाव हुआ, वो स्थान बड़े नगर या कस्बे का रूप लेने लगे। तो धीरे धीरे नगर और कस्बे बसने लगे। आगे जाकर ऐसी बस्तियां बाजारों और व्यावसायिक केंद्रों से नगरों में परिवर्तित हुई। बस फिर यही चीज जो है बड़े बड़े नगरों के तौर पर हमारे सामने आने लगी। इसी समय तीसरा कारण, देखो 2 कारण मैंने आपको बताया, तीसरा कारण क्या रहा भारत में इस काल में हुए नगरीकरण का? व्यावसायिक संगठन और श्रेणियों का उदय हुआ। शिल्पों के उदय से कई सारी श्रेणियों का, श्रेणी समझते हो क्यों, क्वेश्चन पूछा भी जाता है कई बार। दरअसल जो उस समय के व्यापारी लोग हुआ करते थे ना, व्यवसायी, इनका अपना अपना संगठन हुआ करता था और इसी को कहते हैं श्रेणी। जैसे वर्तमान में आप एक शब्द सुनते हो एसोसिएशन, किराना व्यापारी एसोसिएशन, कपड़ा व्यापारी एसोसिएशन, दुग्ध व्यापारी एसोसिएशन। दूध के दाम तय करने के लिए एक एसोसिएशन बना है, दूध व्यापारियों का, जो तय करता है कि दूध के दाम बढ़ाने कि कम करने हैं। हर चीज के लिए भारत में व्यापारियों के, व्यवसायियों के संघ बने हुए, एसोसिएशन बने हुए हैं। और भारत का संविधान तो इसका मूल अधिकार देता ही है। बताओ कहां देता है? कमेंट में मुझे एक बार बताओ, कहां आपको भारत के संविधान में यह अधिकार दिया गया है कि आप अपना खुद का संगठन बना सकते हो? नवनीत कुमार ने दिया है आंसर 19, है ना? और कोई? नील चौधरी, लखीमपुर उत्तर प्रदेश से, क्या बात है, 19। और कोई? पूर्वी कुमारी, रितिका, सुनीता, मिस निकिता, मुस्कान, सायरा, संदीप। काफी लोगों ने आंसर दे दिया। बाकी लोगों को अभी तक सुनाया नहीं क्या? राज कमल, आंचल, दीपाली, अरविंद कुमार, बहुत बढ़िया, जीनत। हाँ भाई, तो आप लोग सभी लोग सही हैं। हमारे भारत के संविधान में जो मूल अधिकार वाला भाग है, उसमें एक मूल अधिकार अनुच्छेद 19 में है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का। तो अनुच्छेद 19 में आपको मिल जाएगा इस प्रकार का मूल अधिकार, संगम संघ, है ना, या सहकारी समिति बनाने का अधिकार है। तो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस गलत नहीं होना चाहिए कुछ भी उसमें। तो ये ऐसी कई सारे संघों का, श्रेणियों का उदय हुआ। ये संघ क्या करते थे ना, ये अपने जो व्यापारी भाई हैं उनको पैसा भी दिया करते थे, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था, उनके माल की ये सब चीजें किया करते थे। तो काफी बढ़िया व्यवस्था थी। और शिल्पी इन श्रेणियों में संगठित रहते थे। अपनी मांग, एकता में बल है ना, तो अपनी मांग एक साथ रख देना। इन श्रेणी संघों ने उत्पादन और वितरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब शिल्पियों के सामानों की मांग दूर दूर तक होने लगी। अब देखो जैसे जैसे बढ़ने लगा ना, तो इनकी चीजों की डिमांड भी दूर दूर तक होने लगी। दूर दूर से इनके पास ऑर्डर आने लगे, ये वहां जाके व्यापार करने लगे। तो इस तरह से उनकी आपूर्ति भी करने लगे और इससे भी नगरों का उदय हुआ और नगरीकरण को प्रोत्साहन मिला। तो ये भी एक कारण रहा। अगला कारण जो आप देखोगे ना, पहली बार, क्या आपको एक बात पता है भाई साहब, भारत के इतिहास में ये पहला ऐसा समय था जब सिक्कों का चलन हुआ। इससे पहले पता है, आप चाहे भारत का इतिहास कहीं से भी पढ़ना शुरू करिए, पाषाण काल से शुरू करो, चाहे हड़प्पा सभ्यता से करो, चाहे कहीं से करो, तो आप देखोगे कि पहले बार्टर सिस्टम चलता। बार्टर सिस्टम समझते, इकोनॉमी में वो भी पढ़ा हुआ, वस्तु विनिमय बोलते। इस हाथ एक वस्तु दे, उस हाथ दूसरी वस्तु ले, है ना। मुझे अनाज चाहिए और सामने वाले को कपड़ा चाहिए, मैंने उसको कपड़ा दे दिया, उसने मुझे अनाज दे दिया। इसको कहते हैं वस्तु विनिमय, बार्टर सिस्टम। पहले आदिम काल में यही चलता था, जब मुद्रा वगैरह नहीं हुआ करती थी। तो भारत में वस्तु विनिमय ही जो है चलता आ रहा था। पहली बार ये काल आया तब भारत में मुद्रा आई, सिक्के आए। भारत के सबसे प्राचीनतम सिक्के इसी काल के हैं। और कई बार मैंने आपसे पूछा भी है किस धातु के बने हैं, तो
तो हमारे बहुत सारे भाई बंधु तो इसका आंसर गलत देते हैं। अगर आप में से कुछ लोगों ने मेरी पुरानी क्लासेस देखी हो तो आपका आंसर सही होगा। चलो बताओ किस धातु के, पहले भी बताया मैंने आपको, भारत के सबसे प्राचीनतम सिक्के जो इसी काल के किस धातु के, मेटल के बने हुए हैं। देखो नवनीत कुमार ने, नील चौधरी ने आंसर दे दिया है, मतलब आप लोग क्लास पहले अटेंड कर चुके हैं। सुनीता का भी आंसर सही है। ये होता है कंसिस्टेंसी बनाए रखने से। जब आप लगातार क्लासेस देख रहे हो ना, जब आप लगातार हमसे जुड़े हुए रहोगे ना, तो ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते चले जाते हैं। बिल्कुल सही, चांदी के, सिल्वर के, पहली धातु जिसके सिक्के हमारे यहाँ यूज में लाए गए वो चांदी के थे, और ये आहत सिक्के कहलाते हैं। इनको क्या बोलते हैं? आहत सिक्के। ठप्पा लगा के बनाए जाते थे आहत सिक्के, पंचमार्क्ड कॉइन इनको कहते हैं। ठीक है, पंचमार्क्ड आहत सिक्के ये इसी काल के थे। तो अब क्या होने लगा ना, अब सिक्के आ गए और इन सिक्कों से विनिमय होने लगा। मतलब जैसे आज आप करते हो ना, दुकानदार को रुपया देते हो, करेंसी देते हो, बदले में सामान ले लेते हो। सबसे आसान तरीका विनिमय का यही है कि आपको वस्तु विनिमय में, तो वस्तु विनिमय जो आप पढ़ते हो ना, बार्टर सिस्टम, उसमें ढेरों तकलीफें हैं, दुनिया भर की समस्या है। कैसी समस्या है कि जब आप वस्तु विनिमय करते हो तो आप सामने वाले को जो चीज उससे लेना चाहते हो, तो आपको भी वही चीज उसको देनी पड़ेगी जो उसको चाहिए। मुद्रा विनिमय कितना आसान, क्या आपको सिक्का देना है, बदले में वो आपको सामान दे देगा। तो यहां सिक्कों का प्रचलन 600 ईसा पूर्व से भारत में चांदी के आहत सिक्के बनने लगे, और इन सिक्कों के प्रचलन से मौद्रिक अर्थव्यवस्था आ गई, अब मुद्रा हो गई, और इसी के फलस्वरूप व्यापार और वाणिज्य में बढ़ोतरी हुई, और इसका प्रभाव नगरों पर भी पड़ा। अब व्यापार बढ़ेगा ना। अब आप सोचो, अच्छे से समझो, 10 लोग हैं और उन 10 लोगों को कोई सामान खरीदना है। वस्तु विनिमय में 10 के 10 लोगों को सामान मिल जाए इसकी गारंटी नहीं है। सिर्फ उन्हीं लोगों को सामान मिलेगा जिनके पास दोनों तरफ से बराबरी की चीजें हैं, जो वो एक दूसरे को दे सकते हैं। मुद्रा में 10 के 10 लोगों को सामान मिल जाएगा। करना क्या है, सिक्के ही तो देना है। आप समझे इस बात को कि नहीं? तो वस्तु मुद्रा विनिमय में व्यापार बढ़ा। इस काल में व्यापार वाणिज्य में बहुत बढ़ोतरी हुई, और यही कारण नगरों के उदय का रहा। अगला कारण जो आप देखोगे, ये लिख लेना कहीं, अगर कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि यहां से आपको मेंस में एक क्वेश्चन मिलेगा, भारत में इस काल में हुए दूसरे नगरीकरण के कारण। तो कारण में नोट कर लिया आपने, नोट कर लिया क्या कारण रहे? सिक्के वाला कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, लोहे वाला कारण बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, देशी विदेशी व्यापार का विकास। इस काल में आप देखोगे कि बहुत बड़े पैमाने पर व्यापार भी पहले की तुलना में शुरू हो गया, देशी और विदेशी व्यापार। अब व्यापार जैसे हड़प्पा सभ्यता जब पढ़ते हो ना, तो हड़प्पा सभ्यता के विकसित होने का एक बहुत बड़ा कारण उसका व्यापार था। क्या पढ़ते हैं हम लोग? हड़प्पा सभ्यता के लोग भारत के आंतरिक भागों से व्यापार करते थे, राजस्थान से, कर्नाटक से, अलग अलग हिस्सों से। और हड़प्पा सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया से, दिलमुन, माकन, ये जो आप लोग पढ़ते हो, बहरीन वगैरह, यहां से भी व्यापार करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता का व्यापार देशी और विदेशी, मतलब आंतरिक और बाह्य दोनों था। व्यापार की बात करें तो इस मामले में वैदिक काल में कुछ भी नहीं दिखता है, क्योंकि वो अर्थव्यवस्था ग्रामीण थी। फिर से व्यापार होने लगा, व्यापार का विकास हुआ तो नगरों का विकास होगा। ठीक है, जातक कथाओं में सार्थवाहों का उल्लेख मिलता है, मतलब 500 गाड़ियों के कारवा के साथ एक से दूसरी जगह पर लोग व्यापार के लिए जा रहे हैं। तो इतने बड़े पैमाने पर व्यापार होने लगा। यह व्यापार को प्रमाणित करता है कि कितना व्यापार होने लगा था। लंका, जिसको आजकल श्रीलंका के नाम से जानते हैं, बर्मा, म्यांमार, दक्षिण पूर्वी एशिया, इन देशों के साथ विदेशी व्यापार होने लगा। और भारत में कई सारे अलग अलग समुद्र तटों से, बंदरगाहों से व्यापार होता था। क्वेश्चन यहां से यूपीएससी में आया हुआ है, क्या आपको पता है? एक बार जरा यूपीएससी प्री के PYQ देखिएगा। यूपीएससी प्री में यहां से क्वेश्चन आया है ताम्रलिप्ति को लेकर। जानते हैं ताम्रलिप्ति? देखो कई सारे बंदरगाह जैसे भृगु कच्छ, सोपारा, ताम्रलिप्ति, इनका उदय हुआ। ये पूछा गया ताम्रलिप्ति, अगर यूपीएससी के पेपर कभी आपने पलटे हो पुराने तो मिलेगा आपको। ये देखो,
ये यहाँ लोथल है, जो तो हड़प्पा काल में भी पढ़े होंगे आप लोग, गुजरात में भोगवा नदी के तट पर। यहाँ भृगु कच्छ बंदरगाह आपको मिल जाएगा। यहाँ नीचे सोपारा बंदरगाह देखो पश्चिमी तट पर, और यहाँ ताम्रलिप्ति है देखो बंगाल में, पश्चिम बंगाल में आपको मिलेगा ताम्रलिप्ति, ये पूर्वी बंदरगाह। फिर मसूलीपट्टनम, मछलीपट्टनम के नाम से जिसको जानते हो आंध्र प्रदेश में, ये भी एक बड़ा बंदरगाह था। नीचे तमिलनाडु में मामल्लपुरम, महाबलीपुरम, ये बंदरगाह। अरिकामेडु, ये आया हुआ है अरिकामेडु, ये भी तमिलनाडु में था। पुहार, जिसे कावेरी पट्टनम के नाम से जानते हो, पुहार एक बंदरगाह था। तो ये है उस काल के भारत के प्राचीनतम बंदरगाह। क्या आपको पता है ये भारत के प्राचीनतम बंदरगाह है? समझ में आ रहा है? लोकेशन ध्यान रखो बस, कौन कौन से? भृगु कच्छ, लोथल तो पता ही, सोपारा, ताम्रलिप्ति, मसूलीपट्टनम, मामल्लपुरम, अरिकामेडु, पुहार, ये इंपॉर्टेंट है। इतने याद कर लो कि काम चल जाए। ये ध्यान से समझ लो, कोई नहीं पढ़ाती ये चीजें। मैं आपको बताऊं, लाखों रुपए खर्चा करने के बाद भी बच्चों को ये चीजें नहीं बताता कोई। आप लोगों को बता रहे हैं तो समझो इसकी वैल्यू। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में, फिर सर पकड़ के सर खुजा रहे हैं और बोल रहे हैं क्वेश्चंस कहाँ से पूछता है, हमने तो पढ़ा था, हमको तो मिला ही नहीं। यूपीएससी में क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, हमारा एग्जाम क्यों नहीं निकल रहा, हमारा कट ऑफ क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, तो ये कुछ नए नए बंदरगाह हुए और इन बंदरगाहों के आसपास की बस्तियां नगर के रूप में परिवर्तित होगी। जैसे आप भारत में देखो कई सारे बंदरगाह हैं जिनके आसपास बड़े बड़े नगर बस गए। मुंबई को ले लो, सूरत को ले लो, कोच्चि, मुंबई, सूरत, ये सब बड़े बड़े नगर बन गए, चेन्नई, गोवा। ठीक है, तो ये एक और कारण। अगला राजनीतिक परिवर्तन, जो मैंने आपसे शुरू में कहा, पहले ना जनपद हुआ करते थे, छोटे छोटे इलाके थे, अब बहुत बड़े बड़े राज्य आ गए, थोड़े महाजनपद आ गए, तो राजनीतिक परिवर्तन भी हुआ। महाजनपदों के उदय के साथ साथ राजनीतिक सत्ता में राजधानी, बड़े बड़े राज्यों की एक राजधानी होती है, तो वो राजधानी केंद्र बन गई और वो विकसित हो गई। जैसे आप देखो दुनिया के जितने भी देश उठा के देख लो, सब देशों में राजधानियां बहुत विकसित है। मतलब देश चाहे कैसा भी होगा पर राजधानी में सारी सुविधाएं तो होती है ना। भारत में देख लो आप, न्यू दिल्ली, सारी सुविधाएं न्यू दिल्ली में, क्योंकि वो आपके देश का फेस होता है, चेहरा होता है। आपके देश की राजधानी से ही लोग आपके देश के विकास को आंकते हैं, और चूंकि राजधानी में ही सारी केंद्र सत्ता होती है, सारी पावर वहीं होती है, वो पूरा केंद्र होता है सत्ता का, तो वहां पर सारी चीजें, सारी सुविधाएं होना जरूरी है। आप अमेरिका, भारत, चीन, जापान, किसी की भी राजधानी उठा के देख, ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी देश की राजधानी है और वो उसके दूसरे नगरों से फटीचर हालत में है, गई बीती स्थिति में, ऐसा नहीं होता। तो ये राजधानियां जो ना, ये बड़े बड़े केंद्र बन गई। जैसे पाटलिपुत्र, मगध ने जब अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया, इससे पहले पाटलिपुत्र में वहां कुछ नहीं था, पर पाटलिपुत्र की किस्मत चमक गई जब वो राजधानी बना। राजगृह, वाराणसी, तक्षशिला, ये सब का उदय हुआ, ऐसे बड़े बड़े केंद्र हो गए, और ये सभी केंद्र सामरिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से बसाए गए थे। आपने सुना होगा मगध की पहली राजधानी जो थी ना, वो तो राजगृह थी, पहाड़ियों से घिरा हुआ इलाका, इसलिए उसको चुना गया। बाद में पाटलिपुत्र को चुना गया क्योंकि ये जल दुर्ग था, गंगा और सोन नदियों के संगम पर बसा हुआ। तो इस तरीके की राजधानियां बनाई जाती थी, बसाई जाती थी, जो सामरिक रूप से, व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण हो। ये शिक्षा, उद्योग, व्यापार और धार्मिक केंद्र के रूप में भी अपना महत्व रखते थे। इससे इन स्थलों का महत्व बढ़ा और ये नगर के रूप में विकसित होते चले गए। फिर एक जो फैक्टर आपको मैं बता रहा हूं, दूसरे नगरीकरण का एक कारण, बड़ा कारण, वो है इस काल में नए नए धर्मों का उदय। मैंने आपको पहले भी कहा है कि इस काल में भारत में 1, 2, 4 नहीं, लगभग 62 नए संप्रदायों का उदय माना जाता है। कितने? संख्या बहुत बड़ी है, 62। हम तो सिर्फ जैन, बौद्ध, आजीवक और कुछ ही पढ़ते हैं, बहुत सारे संप्रदाय आए। हालांकि वो सब वक्त के थपेड़ों के साथ गायब हो गए, उनमें से बहुत कुछ ही थे जो थोड़े आगे बढ़ पाए, वरना सब खत्म हो गए।
और जो महत्वपूर्ण थे वही बौद्ध, जैन और यही रहे। तो इस समय 600 ईसा पूर्व के आसपास भारत में एक और चीज जो हुई वो थी धर्म सुधार आंदोलन। पुराने वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म में कई जटिलताएं आ गई थी, समस्याएं आ गई थी, तो इसलिए नए नए धर्मों की, नए नए संप्रदायों की, नए नए नियमों की जरूरत पड़ने लगी थी। कुछ लोग ऐसे में आए और उन्होंने कहा कि हम तुम्हें इन सारी समस्याओं से छुटकारा दिला देंगे, मुक्त कर देंगे, हमारे साथ। और लोगों को इनकी बात अच्छी लगी। जैसे ये उस सामाजिक भेदभाव के खिलाफ थे जो भारत में समाज में उस समय चल रहा था, वर्ण व्यवस्था के रूप में। यज्ञ अनुष्ठान इनके नाम पर पशुओं की बलि दी जा रही थी, जबरदस्त हिंसा हो रही थी, और इस सब से जो है खेती वगैरह बिगड़ रही थी। कृषि में जो है पशुओं की कमी हो, उस समय ट्रैक्टर नहीं होता था। उस जमाने में ट्रैक्टर नहीं होता था जो खेत में काम कर लेगा। आजकल तो ट्रैक्टर बैल का तो काम ही नहीं करते, जो ट्रैक्टर से काम कर लेते हैं आजकल। अब उस जमाने में तो बैल ही ट्रैक्टर था ना। और अगर तुम पशुओं को मार दोगे बलि के नाम पर तो खेती में कहां से आएंगे पशु? आपको तो पता ही है ना कि एक गाय के बछड़े को पैदा होने के बाद बढ़ने में, हष्ट पुष्ट होने में काफी समय लगता है, और उसके लिए काफी सारा उसको जो है खिलाना पिलाना पड़ता है, तब जाके वो बैल बनता है, और तब उस बैल से खेती करवाते हैं। और आप उस बैल को मार दोगे तो अगला बैल आने में कितना समय लगे? तो ये जो नए नए धर्म आए ना, इन्होंने खास करके बौद्ध, जैन, इन्होंने कृषि अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने वो सारी चीजें जो आप देख रहे हो ना, जो चली आ रही थी, जो गलत थी, उनका विरोध किया, और इससे नई चीजों को प्रोत्साहन मिला। इन धर्मों ने कर्ज और सूदखोरी को जायज ठहराया। जैसे उस समय पता है क्या चल रहा था? ब्राह्मण धर्म के हिसाब से, वैदिक धर्म के हिसाब से, किसी को अगर आप कर्ज दो तो उस पर ब्याज वसूलना गलत बात, मतलब जो इंटरेस्ट आप लेते ना ब्याज, वो लेना गलत माना जाता था। नहीं, उसकी निंदा की गई कि ब्याज नहीं लेना। अब व्यापारियों का तो ब्याज से ही धंधा चलता है ना, उनकी तो इनकम ही ऐसे होती है। आपके पास 1,00,000 रुपए है, आपने किसी को दे दिया, बदले में उसने आपको 1,10,000 दिया। उस 1,10,000 को आपने किसी को दे दिया, उसने आपको 1,20,000 रुपए दिया। अब आपके पास 20,000 रुपए एक्स्ट्रा हो गए। इस 1,20,000 को आपने किसी को दिया, उसने आपको 1,50,000 रुपए दिया। यही तो इनकम है, ऐसे ही तो पैसा बनता है, ऐसे ही तो व्यापार होता था। पर जब आप ब्याज नहीं लेने दोगे तो फिर वो पैसा वहीं के वहीं रहेगा। और यही चीज अगर आप देखो तो भारत में ऐसा कोई ब्याज लेना इतना गलत भी नहीं है। भारत में तो बैंक भी तो आपको ब्याज लेते हैं कि नहीं लेते? अच्छा, कोई ऐसा बैंक है क्या जो आपको लोन देता है और ब्याज नहीं लो? ब्याज ज्यादा लेना गलत बात है, मनमानी पूर्वक लेना गलत बात है, लेकिन एक तार्किक रूप से अगर आप देखें तो गलत चीज तो नहीं है। ब्याज लेना एक प्रकार से पैसे को निवेश करके बढ़ाने जैसा है। अब उन्होंने बोला कि ये तो गलत बात है, ब्याज नहीं लेना, तो कई सारे लोग जो है वो कसमसाने लगे, गलत लगे कि हम लोग व्यापार कैसे करेंगे, बढ़ाएंगे कैसे। इन्होंने इसको सही ठहराया कि ठीक है, सूद ले सकते हो, ब्याज ले सकते हो। इससे क्या हुआ? इससे व्यापार वाणिज्य बढ़ा, कई सारे लोग इनके प्रति आकर्षित हुए कि चलो ये सही चीज है, इनके साथ जाएंगे तो ब्याज ले सकते हैं, व्यापार हो सकता है। तो इस तरह से जैसे धर्मसूत्र नागरिक जीवन को घृणा की दृष्टि से देखते थे, दोनों धर्मों ने ज्यादातर अपना प्रचार केंद्र नगरों को ही बनाया, और इस तरह से नगरीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किस प्रकार से नए धर्मों के उदय ने या धार्मिक सुधार आंदोलनों ने नगरीकरण की गति को तेज किया, या द्वितीय नगरीकरण में सहायता की, प्रेरणा दी, प्रेरक तत्व के रूप में काम किया? कुछ भी पूछ लेगा। जब हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो उस टॉपिक को पढ़ते समय आपके दिमाग में हमेशा ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि यहां से कितने तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, किस किस एंगल से पूछ सकता है। यदि आप किसी भी टॉपिक को पढ़कर और इस चीज को समझ लेते हो तो फिर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, कितना ही टेढ़ा पूछ ले, आप उसका आंसर दे सकते हो। होता क्या है कि बच्चे जब पढ़ते हैं ना तो वो सिर्फ पढ़ने पर ध्यान देते हैं, वो अपना दिमाग नहीं चलाते कि यहां से क्या क्या पूछ सकता है, कैसे पूछ सकता है, और फिर वहीं से जब क्वेश्चन आता है तो लिखते नहीं बनती। अब होता क्या है कि जब आप ये सोचते हो कि यहां से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, तो एक तरीके से अपने आप को जो है आपने अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर लिया है वहां से क्वेश्चंस के लिए। अब जब क्वेश्चन आएगा
तो आपको वहां से कोई शॉक नहीं लगेगा। वो आमतौर पर क्या होता है ना, शॉक लगा 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 वाली बात, क्वेश्चन देखते ही शॉक लग जाता है, ये कहां से पूछ दिया, ये कैसे लिखना है, इसका आंसर क्या होगा। आमतौर पर बच्चे महाजनपद काल पढ़ते हैं, पर वही जो मैंने कहा ना कि महाजनपद काल के साथ दूसरे नगरीकरण को जोड़ के नहीं पढ़ते, और फिर वही जो है ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया नए धर्मों का उदय, ये भी एक कारण। फिर आप देखोगे कि और भी कई कारण हो गए। जैसे आप देखो ना, ये जो नए धर्म सुधार आंदोलन का कारण जो मैं आपको बता रहा था, इन्होंने जो परंपरागत जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, इनकी जो निंदा की, इनका जो विरोध किया, इससे फर्क तो पड़ा। फर्क कैसे पड़ा मैं आपको बता देता हूं। फर्क कैसे पड़ता है कि यदि मान लीजिए कि आप एक व्यापारी हैं और आप जाति में विश्वास करते हैं, सिर्फ उच्च जाति के लोगों को सामान देंगे, और जो जाति के लोगों को आप पसंद नहीं करते उनको आप सामान नहीं देते, तो आपका व्यापार सीमित होगा, होगा कि नहीं होगा। आपके कस्टमर सीमित होंगे। और अगर आप जाति में नहीं मानते, आपके लिए सारे लोग बराबर हैं, आप सबके साथ व्यापार करते हो, तो आपका व्यापार ज्यादा बढ़ेगा। तो जब इन्होंने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, तो कई सारे लोगों ने जब जैन और बौद्ध धर्म को अपना लिया, तो व्यापार बढ़ा, निश्चित रूप से बढ़ेगा। और अगर आप सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित रहोगे, वर्ण के नाम पे, जाति के नाम पर, कि नहीं ये लोगों को छूना नहीं है, इन लोगों से दूर रहना है, इन लोगों से टच नहीं करना है, तो तुम फिर भूल जाओ, तुम्हारे बस का नहीं है व्यापार करना। ठीक है, समझ में आया। तो ये भी एक कारण था। अगला कारण आप देखो, सामाजिक संरचना। इस काल में सामाजिक रूप से भी काफी परिवर्तन हुए 600 ईसा पूर्व के आसपास। जैसे पहले भारत में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, बौद्ध, क्षत्रिय, वैश्य, है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हाँ, 4 वर्ण है, चतुर्वर्ण व्यवस्था थी। ब्राह्मण थे सबसे ऊपर, उससे नीचे क्षत्रिय, उससे नीचे वैश्य, और उससे नीचे, सबसे नीचे शूद्र। अब आपको पता है टैक्स कौन देता था? तीनों वर्णों में टैक्स देने का काम वैश्य वर्ण करता था। पर वैश्य वर्ण की सामाजिक स्थिति वो तीसरे नंबर पर आता है। प्रतिष्ठा अगर देखें तो सबसे ऊपर ब्राह्मणों की, फिर क्षत्रियों की, फिर वैश्य की। टैक्स तो ये दे रहा है, पैसा पूरा इससे आ रहा है, पर इसकी वैल्यू नहीं है उतनी। इस काल में सामाजिक परिवर्तन हुआ, सामाजिक स्थिति, वैश्यों की स्थिति काफी सुदृढ़ हुई, अच्छी हुई, उनके पास और पैसा आया। जब व्यापार चल निकला तो उनकी आय बढ़ी, उनके पास और पैसा आया, और उस पैसे से क्या हुआ, उस पैसे से उन्होंने और ज्यादा जो है अपने अधिकारों की मांग की, फिर और ज्यादा उनकी स्थिति अच्छी हुई समाज। तो आर्थिक परिवर्तनों ने वैश्यों की स्थिति को सुदृढ़ कर दिया, उन्हें आर्थिक रूप से संपन्न बना दिया। वैश्य वर्ग व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने लगा और काफी सारा धन संपत्ति उन्होंने अर्जित कर ली। अब उन्होंने ये मांग करनी शुरू कर दी कि हमारे हिसाब से चीजें होंगी। जिस व्यक्ति का जितना योगदान होता है ना, वो व्यक्ति उस हिसाब से अपना महत्व चाहता है। जैसे आपने देखा होगा कि 5 लोगों का परिवार हो और 5 में से एक व्यक्ति कमाता हो, बाकी के 4 लोग नहीं कमाते, तो घर में उस व्यक्ति की ज्यादा चलती है जो कमाता है, क्योंकि सारा परिवार उसके ऊपर आश्रित है, उसका महत्व सबसे ज्यादा होता है, उसको सब पूछते हैं। और जो बिल्कुल नहीं कमाता, कुछ नहीं कमाता, उसकी वैल्यू सबसे कम होती है, उसकी बात का कोई सम्मान नहीं करता। तो जब इनके पास पैसा आया, जब इनके पास संपत्ति आ गई, तो ये चाहने लगे कि चीजें अब इनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, इनके हिसाब से होनी चाहिए। तो आपने देखा होगा हर एक वर्ग अपने हिसाब से सरकार से नीतियां चाहता है। व्यापारी वर्ग चाहता है कि सरकार ऐसी नीतियां बनाए जिससे व्यापार बढ़े, मतलब टैक्स कम ले, ज्यादा से ज्यादा टैक्स कम करे, ज्यादा से ज्यादा व्यापार को सुगम बनाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। एक हमारे यहाँ चलता ना इंडेक्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। व्यापार करने में आसानी कहां पर सबसे ज्यादा है, मतलब कहां पर व्यापार करना सबसे ज्यादा मुश्किल है और कहां पर व्यापार करना सबसे ज्यादा आसान है। व्यापारी वर्ग यही चाहता है कि आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सबसे ऊपर आए, सबसे ज्यादा आसान व्यापार करना यहीं पर होना चाहिए। दूसरी तरफ आप देखोगे किसान क्या चाहता है, किसान चाहता है कि उनकी फसलों के उचित दाम उनको मिले, खेती को लेकर सरकार बढ़ावा दे, खेती में निवेश करे, उनको सब्सिडी दे, उनको छूट दे, ये सारी चीजें किसान चाहता है ना। हर एक व्यक्ति अपने अपने हिसाब से चीजें चाहता है। तो यहाँ पर ये जो वैश्य वर्ग है ना, अब ये गांवों से दूर शहरी केंद्रों में रहने लगा।
अब इनके पास पैसा आ गया ना, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के पास पैसा आता है तो फिर वो बड़े बड़े शहरों में जाके सेटल हो जाते, छोटे छोटे नगरों को, गाँव को छोड़कर। तो वैसे ही ये बाहर आ गए और वहां की सुख सुविधाओं की तरफ उन्मुख हुए। इससे भी नगरीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला। इन्होंने पक्के मकान बनवाए होंगे अपने लिए, इन्होंने ऐशो आराम के तमाम सुख सुविधाओं के साधन अपने घर में बसाए होंगे। इस सबसे फायदा तो होगा कि नहीं होगा? नगरीकरण तो बढ़ेगा ना भाई। जैसे जैसे आपने देखा वर्तमान में भी क्या हो रहा है, वर्तमान में भारत में कैसे नगरों का विस्तार हो रहा है। क्यों? माइग्रेशन। गांवों से लोग बाग अब शहरों की तरफ आने लगे। गांव में लोग रहना नहीं चाहते। क्यों नहीं रहना चाहते? कई कारण है, इसका एक अलग टॉपिक है। खेती घाटे का सौदा हो चुकी है, या तो उनके पास जमीन नहीं है क्योंकि जोत का आकार बहुत छोटा हो चुका है, पूरे परिवार का पेट उससे पलता नहीं, या तो उन्होंने अपनी जमीन बेच दी, या उस छोटे सी जमीन से परिवार नहीं पलता, या हो सकता है कि उनके पास खेत ही नहीं हो, गांव में कोई काम धंधा नहीं है, क्या करेंगे, कैसे परिवार पालेंगे, तो शहरों की तरफ आ जाते हैं। सही अवसर नहीं है, गांव में सही स्कूल नहीं है, अच्छे कॉलेजेस नहीं है, अच्छे स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, इनको देखते हुए शहर में आ जाते हैं। तो शहरों का विस्तार हो रहा है ना। कई लोग तो इतने सालों से खेती में घाटा हो रहा है, लगातार फसल बर्बाद हो रही है, परेशान हो गए, जमीन बेची सारी की सारी और शहर में आ गए, यहाँ एक मकान बना लिया, सारा पैसा लेके आ गए। अब ऐसे सारे लोग आने लगेंगे तो सोचो नगर फैलने लगेंगे, विस्तार होगा, नई नई कॉलोनियां बनेगी, नए नए इलाके बसने लगेंगे और हमारे शहर ऐसे ही अनियंत्रित फैलते जा रहे हैं। आपने देखा होगा वर्तमान में आप भारत में आज चाहे किसी भी शहर में रह रहे हो, पर एक बात आप अपने पिताजी दादाजी से पूछना, जो वहीं अगर रह रहे हैं, कुछ साल पहले तक जहां जंगल हुआ करता था, आपके ही शहर में जहां खेत हुआ करते थे, गांव हुआ करता था, आज वहां पर मुख्य शहर है, वहां पर मॉल बने हुए हैं, वहां पर कॉलेजेस बने हुए हैं, वहां पर कॉलोनीज कटी हुई है। तो ये भी तो ये तो एक नगरीकरण है ना, ये भी तो विस्तार हो रहा है। नगरी जिन जो गांव थे वो नगर बन गए। कितनी जमीन जो है वो ऐसे खेती की चली गई हमारी। तो ये इस तरीके से नगरीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि नगरों का उदय किसी एक कारण का परिणाम नहीं था, अनेक कारणों का योग था। अब ये भी अपने आप में क्वेश्चन बन जाता है, क्या ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी है ना, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में हुए नगरों का उदय किसी एक कारण का परिणाम नहीं रहा, बल्कि अनेक कारणों का समायोजन था। व्याख्या कीजिए। इतना बढ़िया क्वेश्चन है और लिख के देता हूं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बहुत सारे बच्चों को तो क्वेश्चन ही पल्ले नहीं पड़ेगा, आंसर क्या लिखेंगे। तो आप इसको लिखने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन क्या है फिर से बताता हूं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में हुए नगरों का उदय किसी एक कारण का परिणाम नहीं रहा, बल्कि अनेक कारणों का योग या समायोजन इसमें शामिल रहा। लिख सकते हो? अगर तुम लिख सकते हो तो तुम्हें टॉपिक समझ में आ गया। अगर लिखने का कॉन्फिडेंस है कि हाँ लिख लेंगे तो सही रास्ते पर। और अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं लिख पाएंगे तो आपको अभी इसको और पढ़ने की जरूरत है। अपने नॉलेज को ऐसे ही टेस्ट करते हैं कि अगर आप चीजों का आंसर दे पा रहे हो, अगर आप उसमें कंफर्टेबल हो तो फिर आपको आ गया, नहीं आया फिर से पढ़ो। आप चाहो तो सेशन खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर लिख सकते हो। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, अच्छा तरीका है। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखोगे तो कई लोगों को पता भी चलेगा, तो वहां भी लिख सकते हो। कहीं भी लिखो पर लिखो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको किसी को दिखाना है नहीं दिखाना, हमको दिखाने क्या करना। चलिए, तो ये हो गया दूसरा नगरीकरण के सारे कारण। एक एक करके मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक कारण नहीं था, बहुत सारे कारणों के मिलने से इस काल में भारत में दूसरा नगरीकरण हुआ। तो ये तो कारण हो गए। अब जो एक मेन यहां से एक क्वेश्चन और आपको मिलेगा, शायद ये वाला क्वेश्चन तो आपने कभी सोचा भी नहीं हो, या बहुत सारे बच्चे तो इस तरीके से पढ़ते ही नहीं, और यही कारण है कि बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता। भारत में 2 बार नगरीकरण हुआ, पहली बार दूसरी बार। दोनों में अंतर क्या है?
शब्द तो एक ही, नगरीकरण, अर्बनाइजेशन। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट अर्बनाइजेशन एंड सेकेंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया? भारत में हुए पहले नगरीकरण और दूसरे नगरीकरण में क्या अंतर है? देखो इतने सारे अंतर है। पहला नगरीकरण कौन सा? फिर बताया, हड़प्पा के काल में, सिंधु घाटी सभ्यता वाला काल। दूसरा नगरीकरण कब हुआ? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, महाजनपद काल के समय में। पर दोनों नगरीकरण में अंतर क्या है? अब मैं आपको बताऊंगा, हम लोग जानेंगे कि आखिर भारत में इन दोनों नगरीकरणों में अंतर क्या था, कैसे ये एक दूसरे से अलग हैं। चलो समझो। पहला अंतर भौगोलिक क्षेत्र का अंतर है। जरा ध्यान से देखो, हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक क्षेत्र कहां था? हड़प्पा सभ्यता सप्त सिंधु प्रदेश में आपको मिलेगा। कहां मिलेगा? इस इलाके में आपको मिलेगा मुख्य रूप से, ये रहा, ठीक है, उत्तर पश्चिमी भारत में। हड़प्पा, मोहेंजोदड़ो, चन्हूदड़ो, रोपड़, राखीगढ़ी, कालीबंगन, लोथल, ये इधर पड़ता है। हालांकि विस्तार तो मेरठ तक जाता है हड़प्पा सभ्यता का, लेकिन मुख्य रूप से उदय कहां हुआ था? सिंधु घाटी, सिंधु नदी के आसपास के इलाकों। दूसरे नगरीकरण का एरिया पूरा अलग है। देखो ये गंगा के मैदान का इलाका है, इधर हुआ है। दूसरा नगरीकरण उत्तर भारत में गंगा के मैदान में, है ना अंतर एरिया का। यहां यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इसके आसपास आपको मिले, दिल्ली, है ना। तो ये एरिया अलग है, पहला। दूसरा आप देखोगे अंतर है क्षेत्रफल का। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास बैठता है, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। इतना बड़ा ये वाला नहीं था इलाका, ये छोटा है थोड़ा सा। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल ज्यादा है, मतलब पहली बार जब नगरीकरण हुआ तो वो बहुत बड़े इलाके में था, दूसरी बार उतना बड़ा इलाका नहीं था। और आप देखो वो तो अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, काफी बड़े इलाके में फैला हुआ। तो पहला अंतर समझ गए? पहला अंतर भौगोलिक क्षेत्र का है, दोनों अलग अलग इलाके में दिखाई दे रहे हैं। दूसरा सिक्कों के प्रयोग में अंतर है। पहले नगरीकरण में, भारत में जब पहली बार नगरीकरण हुआ तो सिक्के नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने कई सारी मुहरें हमको मिलती, मुहर तो हमें हड़प्पा सभ्यता में खूब सारी मिल जाती है। पर क्या आपको कोई सिक्का मिला है ऐसा हड़प्पा सभ्यता के काल में? ऐसा कोई सिक्का जिससे व्यापार होता था? जी नहीं। हड़प्पा सभ्यता कितनी ही विकसित क्यों ना हो, पर हड़प्पा सभ्यता वस्तु विनिमय पर आधारित, बार्टर सिस्टम। पहले नगरीकरण में वस्तु विनिमय, दूसरे नगरीकरण में मुद्रा विनिमय। क्या बात, आगे समझ में? बस हमारे चीजों को देखने के नजरिए का अंतर है। अगर अच्छे से देखोगे सब समझ में आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? पहले नगरीकरण में मुहरें थी, हड़प्पा सभ्यता की कई मुहरें हमको मिली हैं, पर हड़प्पा सभ्यता में ऐसे कोई सिक्के वगैरह नहीं थे। दूसरे नगरीकरण में तो मैंने बताया आहत सिक्के आ गए। दूसरे नगरीकरण में हमारे पास चांदी की कुछ मुद्राएं हैं, सिक्के हैं, आहत सिक्कों के नाम से जाने जाते हैं, और ये मुद्रा विनिमय लेके आए, इससे बहुत चीजें बदली हैं। चलो, तो ये दूसरा अंतर भी आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा अंतर है शहरों की जीवन अवधि में। दरअसल पहला नगरीकरण जो भारत में हुआ वो कितने साल चला? मोटे मोटे तौर पर हड़प्पा सभ्यता का जो मैच्योर पीरियड है, परिपक्व अवस्था हड़प्पा सभ्यता की, है ना, आपने सुना होगा हड़प्पा सभ्यता की अलग अलग अवस्था है, प्राक हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा। जो मैच्योर स्टेज आपको मिलेगी हड़प्पा सभ्यता की, वो मिलेगी 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के आसपास। कितने साल? 600-700 सालों के आसपास। मतलब पहला नगरीकरण कितना चला था हमारा? 600-700 साल। फिर वो नगरों का पतन हो गया, सब खत्म हो गए, नष्ट हो गए। तो इनकी अवधि पहले नगरीकरण की कम है। दूसरा नगरीकरण कब शुरू हुआ था जानते हो? दूसरा नगरीकरण 600 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ और कभी खत्म ही नहीं हुआ, आज तक चल रहा है। बताओ, खत्म हुआ? आप पढ़ते हो ना हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण वो नगर क्यों खत्म हुए?
ये नगरीकरण कभी खत्म हुआ? कभी नहीं हुआ, तब से चला आ रहा है। हड़प्पा सभ्यता, महाजनपद काल, मौर्य, गुप्त सल्तनत, मतलब बीच में ऐसा हुआ कि भारत में नगरों का ह्रास हुआ, थोड़ा बहुत नगरों में कमी आई, व्यापार वाणिज्य कम हुआ, पर ये नगर कभी खत्म नहीं हुए, ये आज तक चले आ रहे हैं। अभी भी हम लोग देख ही रहे हैं, अब तो ये होगा भी नहीं कभी खत्म। अब तो भारत में बड़े बड़े महानगर हैं, अलग ही प्रकार के शहर हैं हमारे पास में, एक प्रकार से ना मिलियंस जो है पॉपुलेशन है वहां पर। तो आपको एक अंतर मिलेगा जीवन अवधि में, पहला नगरीकरण जो है वो बहुत ज्यादा नहीं चला, वो उसका एक छोटा सा काल रहा और उसके बाद वो खत्म हो गया। दूसरा नगरीकरण कभी खत्म नहीं हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण तो पढ़ते हो ना, कोई कहता है बाढ़ से खत्म हो गया, प्राकृतिक आपदा से हो गया, कोई कहता है आर्यों के आक्रमण की वजह से खत्म हो गया। अलग अलग कारण हमको हड़प्पा सभ्यता के पतन के पढ़ाए जाते हैं। कमेंट करके बताते भी जाओ, पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पर आपको प्रवचन सुनाने नहीं आता हूँ कि जैसे आप जाते हैं ना किसी का प्रवचन सुनने, बड़ा अच्छा लगा, मजा आया, काफी अच्छी बातें बताई, हम वो नहीं करने आते यहाँ पर। हम पढ़ने आते हैं, हमें समझ में आना चाहिए, भेजे में आना चाहिए। आ रहा है तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर से बताऊंगा। कभी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन कहीं रास्ते में मिल जाए, रास्ते में मतलब कि आपके घर के रास्ते में नहीं, रास्ते से मतलब आपकी तैयारी के रास्ते में, यूपी में, यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में, कहीं भी, तो लिख सकते हैं। तो एक अंतर ही हो गया। फिर आप देखो शहरीकरण की प्रवृत्ति में भी अंतर है। पहले नगरीकरण में और दूसरे नगरीकरण के शहरीकरण में अंतर। पहला नगरीकरण देखो एकदम से हुआ, काफी बड़े बड़े शहर बसाए गए, सुव्यवस्थित। एक चीज जो आप देखोगे ना कि हड़प्पा सभ्यता या पहले नगरीकरण का जो था ना, वो बहुत व्यवस्थित, सुव्यवस्थित नगरीकरण, मतलब इनकी जो विशेषताएं हैं वो अपने आप में बड़ी अनोखी थी। एक जैसे मकान, और आप देखोगे सारे शहर आमतौर पर दो भागों में बटे हुए, नीचा भाग, टीले वाला भाग, ऊंचा वाला भाग। सारे नगरों का दुर्गीकरण, मतलब उनके आसपास ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई। फिर आप देखोगे जल निकासी की उत्तम व्यवस्था, बढ़िया शानदार ड्रेनेज सिस्टम हड़प्पा सभ्यता का दिखाई देता है। तो हड़प्पा सभ्यता के नगर थोड़े ज्यादा से ज्यादा मेच्योर, ज्यादा डेवलप है। दूसरे नगरीकरण में आप देखोगे ना वैसा शहरीकरण नहीं था पर वैसा नहीं था। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की तो बात ही कुछ और थी। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषताएं पढ़ी है ना आपने, क्यों उसको नगरीकरण कहते हैं या क्या क्या विशेषताएं थी उसमें। आवास को लेकर, सड़कों को लेकर, चौड़ी चौड़ी सड़कें, शानदार पक्के मकान, मकानों का एक प्रकार से आर्किटेक्चर एक जैसा है, शहरों को एक नियोजन या प्लानिंग के तहत बसाया गया है, बढ़िया पर्यावरण का ध्यान, इको फ्रेंडली है, यहां तक कि नालियां ढकी हुई है। मतलब हड़प्पा सभ्यता, जैसे आपको मैं बताऊं कि वर्तमान में भारत और अमेरिका दोनों ही बड़े देश हैं। अमेरिका को देखोगे तो वहां भी कई सारे शहर है, भारत में भी कई सारे शहर है, तो ऐसे तो दोनों एक जैसे थे, पर अमेरिका और भारत में अंतर है ना विकास में। अमेरिका का विकास थोड़ा सा ज्यादा हुआ है हमारी तुलना में, वहां पर सुविधाओं की जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा है। हमारी देश की तुलना में वहां पर आपको बुनियादी सुविधाएं ज्यादा मिल जाएंगी। हमारे देश में उतनी बुनियादी सुविधाएं नहीं है अभी तो बहुत सारी चीजों में हमें बहुत सारे काम करने हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, या आप देखो हमारे यहाँ के आर्किटेक्चर को लेकर, हमारे यहाँ के इंफ्रा को लेकर बहुत काम करना है हमको। यही अंतर बता रहा हूं कि पहला नगरीकरण हड़प्पा वाला अमेरिका की तरफ और दूसरा वाला वर्तमान भारत की तरफ, दोनों में जो अंतर है। तो शहर तो दोनों ही थे पर शहरों में अंतर है। फिर आप देखो वैदेशिक संपर्क में भी अंतर था। हड़प्पा सभ्यता का विदेशी व्यापार किसके साथ था? मेसोपोटामिया के साथ। ठीक है, मेसोपोटामिया मतलब उन्होंने मध्य एशिया के साथ व्यापार किया, पश्चिम एशिया के साथ ज्यादा व्यापार किया। जबकि दूसरे नगरीकरण में व्यापार कहाँ हुआ? दूसरे नगरीकरण में आप देखोगे कि जो व्यापार हुआ है वो मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ में हुआ है, साउथ ईस्ट एशिया।
दक्षिण पूर्वी एशिया। इन्होंने इधर ज्यादा व्यापार किया, उन्होंने उधर ज्यादा व्यापार किया था। व्यापार तो दोनों का ही था अच्छा, लेकिन उनका ज्यादा विकसित था और वो पश्चिम एशिया और मध्य एशिया के साथ था। तो व्यापार में थोड़ा बहुत अंतर आपको मिल जाएगा। कुल मिला के आप देख सकते हो कि पहला नगरीकरण और दूसरा नगरीकरण जो भारत में हुआ है, दोनों में पर्याप्त अंतर है कि नहीं है? बताओ जल्दी से। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं ना कि मतलब शायद वो कोई कसम से बंधे हुए हैं कि ना तो वो क्लास में कोई कमेंट करेंगे, ना ही वो सेशन को लाइक करेंगे, ना ही वो अप्रिशिएट करेंगे, ना सपोर्ट करेंगे, बस उनको पढ़ने से मतलब है। जो पढ़ा रहा है, जो उनके लिए कुछ कर रहा है, उसको थोड़ा सा सपोर्ट कर दे, वो नहीं करने वाले। खैर हमें उनसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, पर जिन बच्चों को थोड़ा बहुत सपोर्ट करना है, उनसे तो कम से कम उम्मीद करते हैं कि वो ये काम जरूर करेंगे। आ रहा है समझ में? चलो एक एक करके कमेंट करके बता दो, सारे बच्चों को टॉपिक क्लियर हुआ? ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। चलिए तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज लाइक करिएगा।